हाँ भाई, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल मेरी आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी बच्चे नहीं आए क्या? चार ही बच्चे हैं। चलो स्टार्ट करें क्लास को। एक मिनट में। चलिए भाई, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसमें हम लोग मटीरियलिटी का मतलब समझेंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया। देखिए, मटीरियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्या मतलब होता है मटीरियल? मतलब इम्पोर्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात मेरी? यस और नो? यस सर। If something is material, it means it is important to you. ठीक है। अब हमारा जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसए, दैट इज तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है, वो कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, या जो नहीं लिखा हुआ है ना, देखो, गलती का मतलब ये नहीं कि कुछ लिखा है और फिर वही गलत हो। गलती तो वो भी हो सकती है ना कि कुछ लिखना था और रहना लिखना भूल गए हम, या हमने लिखा नहीं। इवन द ओमिशन इज ऑल्सो रॉन्ग। यस और नो? यस सर। ठीक है। आप हमेशा कुछ लिख रहे हो और उसी में गलती निकालो, ये कोई बात नहीं है। इवन इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट थी जो आपको लिखनी चाहिए थी और वो आपने नहीं लिखी, तो उसको भी हम जो है वो गलती कंसीडर करते हैं। वो भी एक तरह की गलती है ना? तो लेकिन जो मिसस्टेटमेंट हुआ है, जो गलती करी गई है, वो मटेरियल कब मानी जाएगी, वो इंपॉर्टेंट वन कब मानी जाएगी? देखो, छोटी गलतियां होना, ऐसी गलतियां होना जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिससे जिससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम ऑडिट उस चीज के लिए नहीं करते हैं। ऑडिट उस चीज के लिए करते हैं, ऐसी गलतियों के लिए, ढूंढने के लिए, निकालने के लिए, कि जिससे लोगों के डिसीजंस पे इम्पैक्ट करे। तो अल्टीमेटली इनका कहने का मतलब और कुछ नहीं है। जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है वो सिर्फ इतने कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी जो गलती है उसको मटेरियल तब मानेंगे, इन मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट could reasonably expected to influence the economic decision of user taken on the basis of the financial statement. तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी अमाउंट वो मटेरियल कब माना जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वो मटेरियल तब माना जाएगा कि अगर उस मिस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले लोगों के डिसीजन पर अगर फर्क पड़ जाए, अगर वो जो डिसीजन लेने वाले थे वो अपना डिसीजन बदल दें, तो ऐसे अमाउंट को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ऐसी मिस स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे? मटेरियल मानेंगे। ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि भाई आप किसी बैंक के पास गए और आपने अपना बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बैंक ने बोला हम लोन दे देंगे। जब ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट था, और जिसके सुधार के बाद वही सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बैंक को दिखाया जाए, तो बैंक अपना निर्णय चेंज कर लेगा या डिसीजन चेंज कर देगा कि वो लोन देगा। वो बैंक आपको मना कर सकता है। तो फर्क पड़ गया इस चीज से, आया ना? यस और नो? यस है ना? सर। तो अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले लोग हैं, वो मिस स्टेटमेंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट उनके डिसीजन पे डाल सकता है कि वो अपना डिसीजन ही बदल ले, वो अपना निर्णय बदल ले,
ठीक है, तो ऐसे मिस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। आगे भी बात समझ में सिंपल है, यस और नो आए ना? यस सर। सबको क्लियर हो गई? निधि, पूर्वा, सिमरन, सबको समझ में आई बात मेरी? यस सर। तो मटेरियल क्या है भाई, क्या मटेरियल है? अगर इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है यूजर्स के, तो वो चीज मटेरियल है, अदरवाइज वो इमटेरियल। सिंपल सा आपको इतना जवाब देना, क्या मटेरियल है भाई, किसको इन्फ्लुएंस करे, अगर वो किसको इन्फ्लुएंस करे, यूजर के, किसको? डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस को, है ना? अगर वो इकोनॉमिक डिसीजंस को बदल सकता है तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट देंगे। ये तो हमारा IAS है, दैट इज जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है वो। अच्छा, आपके अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। अब ये भी मटेरियलिटी को डिफाइन करते हैं, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की डेफिनेशन लगभग लगभग सिमिलर है। तो इन्होंने भी ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए रीजनेबली जो है वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, ऑफ अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स मेक्स ऑन द बेसिस ऑफ दोस फाइनेंशियल व्हिच प्रोवाइड फाइनेंशियल। तो अगर वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो, अगर उसमें इतना बड़ा बदलाव है, इतना बड़ा चेंज, इतना फर्क उसके अंदर है कि वो लोगों के निर्णय को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, तो उसको हम क्या मानते हैं यहाँ पर, मटेरियल मानते हैं। ये बात क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। सबको आ गया समझ में? पूर्वा, सिमरन, फिर हम आगे बात करेंगे। आ गया, क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि भाई मटेरियलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मटेरियल मिस्टेक है, मिस स्टेटमेंट है, तो हम उन्हें ये नहीं मान सकते कि वो ट्रू एंड फेयर है। As a result, the focus of the audit is identifying the significant risk of material misstatement in the financial, and then designing the procedure aimed at identifying and quantifying. तो इसी वजह से हमारा जो फोकस होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना रिस्क है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम जो है वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को जो है उनको ढूंढ पाए, ना कि इमटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो देखो, हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो ऑडिट प्रोसीजर्स किस चीज को ध्यान में रख के करेंगे, वो हम रखेंगे कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है। किस चीज को ध्यान में रख के करते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों के हिसाब से नहीं हम करते, बड़ी बड़ी गलतियों के हिसाब से हम वो डिजाइन करते हैं। ये भी बात सिंपल सी है, आगे भी समझ में, यस और नो आ गया? यस सर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई कोई चीज मटेरियल है या नहीं है, इस बात का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, निर्णय कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं भाई ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। ये ऑडिटर का अपना प्रोफेशनल जजमेंट होगा जो उसे लेना होगा, और वो ये जजमेंट इन चीजों को ध्यान में रख के ले सकता है। क्या है वो चीजें ध्यान, कि भाई कोई मिस स्टेटमेंट जो है वो किस लेवल तक जाकर के इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, साइज एंड नेचर, गलतियां किस तरह की हैं, किस नेचर की गलतियां हैं, और किस तरह का यूजर एज अ ग्रुप, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले लोग हैं उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जिसको ध्यान में रख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मटेरियलिटी होगी क्या। ठीक है, ऑफकोर्स की बात है, देखो मटेरियलिटी जो भी होगी वो अमाउंट में होगी। किसमें होगी भाई, अमाउंट में या फिगर्स में होगी। भाई 1 रुपए का जो है वो अमाउंट है, वो मटेरियल है, 10 रुपए का मटेरियल है, 100 रुपए का मटेरियल है, 1000 रुपए का मटेरियल है, 1500 रुपए का मटेरियल है। ठीक है, तो जो भी हम मटेरियलिटी डिफाइन करेंगे वो इन दी टर्म्स ऑफ फिगर्स होगी, इन दी टर्म्स ऑफ अमाउंट होगी। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कहते हैं मटेरियलिटी वैसे एक सब्जेक्टिव मैटर है जिसमें ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, और क्लाइंट के बिजनेस को देखते हुए और सर्कमस्टांसेस को देख करके ये डिजाइन किया जाना
चाहिए, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंगली आप मटेरियलिटी डिजाइन कर सकते हो। तो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 320 है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो डिफाइन करता है कि भाई आप इनको एज अ स्टैंडर्ड आप ले सकते हो। जैसे रेवेन्यू का 1.5% से 1%, मतलब ये हो गया, मतलब कम से कम अगर कोई अमाउंट रेवेन्यू का 1.5% है, ऑन दी अपर साइड 1% मैक्सिमम, है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, मटेरियल मानेंगे। मतलब अगर मैं बेस अमाउंट 100 रुपए लेकर के चलूं, अगर 100 रुपए का रेवेन्यू है, तो एट दी लोअर एंड कम से कम 100 रुपए का 1.5% कितना होगा, 50 पैसे होगा, यस और नो? इतना ही होगा ना, 50 पैसे ही होगा, 1.5% कितना होगा? यस सर। तो मिनिमम से मिनिमम हमको इस अमाउंट को क्या मानना पड़ेगा, मटेरियल मानना पड़ेगा। तो अगर कोई गलती हुई है एंड इफ इट इज एटलीस्ट, अगर उस गलती के अंदर 50 पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो ऑडिटर चाहता है कि आप ये सुधार करो, ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो मिस स्टेटमेंट एक ऐसा मिस स्टेटमेंट है जो बहुत इररिलेवेंट हो गया, लेकिन एटलीस्ट अगर 50 पैसे का वो मिस स्टेटमेंट है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम मटेरियल कंसीडर करेंगे। ऑन दी अपर साइड 1%, पर 1% का मतलब ये नहीं कि 1% से ऊपर के ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं हुआ, मतलब कम से कम 1% से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो मटेरियली कंसीडर किए जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो इन्होंने हमको बोला है कि भाई एज अ ऑडिटर आप एटलीस्ट कम से कम 1.5%, और 1.5% से आपको लगता है कि बहुत कम अमाउंट हो जाएगा तो आप 1% तक जा सकते हो, बट 1% से ऊपर का तो सभी अमाउंट आपको कंसीडर क्या करना है, मटेरियल करना पड़ेगा। बट ये रेवेन्यू का दिया है। इसी तरीके से कहते हैं 5 से 10% की रेंज में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से कोई चीज मानते हो कि मटेरियल इमटेरियल होगी, तो 5%, अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 5 रुपए का ट्रांजेक्शन, 5 रुपए का ट्रांजेक्शन वो मटेरियल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ऑन दी अपर एंड आपको लगता है अगर 5 रुपए बहुत कम है तो आप 10 तक जा सकते हो, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन 10 रुपए से ज्यादा तक के हुए हैं या उसमें जो है वो मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको हम मटेरियल कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से 1 to 2% ऑफ द टोटल एसेट। आगे भी बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। अच्छा, ऊपर वाले में जो बात करी गई है वो तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव फिगर्स की बात करी गई है। अब कई बार देखो ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो कि क्वांटिटेटिव कितना भी कैसा भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन बाय नेचर वो ट्रांजैक्शन ऐसा है तो उसे तो हमें मटेरियल मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा मिस स्टेटमेंट है जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस जो हमको करनी थी उसको अफेक्ट कर रहा है। रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब समझते हो क्या होता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्या है भाई? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो मान लो कि भाई कोई गलती हमसे हुई है, कोई मिस स्टेटमेंट अगर उसके अंदर है, लेकिन जो इफेक्ट उसका आ रहा है वो रेगुलेटरी बाय लॉ, हमको कुछ कंप्लायंस करनी जरूरी थी, वो कंप्लायंस। अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल ना, जैसे मान लो कि अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 10,000 से ऊपर के अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 10,000 से ऊपर के अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो मैंने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया बुक्स में 9,500 का किया, तो क्या मेरे को टैक्स देने की जरूरत है? नो सर। मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब मान लो भाई यहाँ एरर हुई है, हमसे गलती हुई है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्ड में बहुत छोटा सा ही फर्क आया 500 रुपए का, लेकिन जब इस एरर को सुधारा जाएगा तो ये पहुंच जाएगा मान लो 10,050 रुपए पे, तो अब तो इस अमाउंट पे ट्रांजेक्शन पे टैक्स देने की जरूरत हो जाएगी ना, रिक्वायरमेंट, यस और नो? आया ना? यस सर। तो यस दोनों सर। में हालांकि फर्क जो है वो बहुत छोटा सा फर्क है, 550 रुपए का। हो सकता है जो मटीरियलिटी लेवल ऊपर की हम बात करनी है वो, मतलब जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना कि 1.5% ऑफ रेवेन्यू, ये 1.5% से भी कम हो, लेकिन फिर भी इस मिस स्टेटमेंट का नेचर ऐसा है कि इसकी वजह से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस में फर्क आ गया, तो इसे आपको मटेरियल कंसीडर करना पड़ेगा। ये मटेरियल हो गया, बाय नेचर ये मटेरियल है। ठीक है, आगे बात समझ में, यस और नो?
Yes, sir. अफेक्ट कंप्लायंस विद द डेब्ट कोवेनेंट्स। अब कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है समझते हो? एग्रीमेंट ही है। क्या है ये? एग्रीमेंट ही। तो जब आप उधार लेते हो तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है जिन लोगों से आप उधार ले रहे हो। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? जैसे बैंक से आपने उधार लिया होगा तो आपको आपका एग्रीमेंट बैंक कराएगा। हाँ। Yes, sir. तो अब इन एग्रीमेंट्स के अंदर कंडीशंस होंगी जिनकी कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। भाई कुछ शर्तें होंगी ना जो आपको माननी पड़ेंगी, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. अब मान लो से फॉर एग्जांपल कि भाई आपने बैंक से लोन लिया और लोन लेते वक्त बैंक ने एग्रीमेंट किया। अब बैंक ये कहता है कि भाई आप जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को 5% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकते। कितने का डिविडेंड नहीं दे सकते? 5% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकते। हमारा उधार चुका दो, उसके बाद जो तुम्हें करना है करो। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप हमारा उधार नहीं चुका देते, आप अपने शेयर होल्डर्स को जो है उनके इन्वेस्टेड अमाउंट के 5% से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दोगे। आगे भी बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब मान लो कि भाई कंपनी ने ज्यादा नहीं 5.5% का डिविडेंड जो है वो अलाउ करती है। बहुत कम है ना, 0.5% के तो फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं है। लेकिन स्टिल क्योंकि एग्रीमेंट की कंडीशन थी जो कि माननी जरूरी थी, जिसकी कंप्लायंस जरूरी थी, और सिर्फ ये 0.5% की वजह से इस कंडीशन का जो है वो नॉन कंप्लायंस हो गया है, मतलब हमने उसका पालन नहीं किया है। तो इवन चाहे भले जो है अमाउंट बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ही ऐसा था जो इस चीज को मटेरियल बना देगा। आगे भी बात समझ में क्लियर है? Yes, sir. आगे सबको समझ में आया ये यहाँ पे? यस और नो? सबको आ गया? हाँ आया? Yeah. Yes, sir. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर बोला है मिस स्टेटमेंट देन व्हेन एडजस्टेड वुड टर्न अ रिपोर्टेड। अब मान लीजिए मिस स्टेटमेंट कम हो या छोटे अमाउंट का हो, ज्यादा अमाउंट हो, लेकिन जब उसका एडजस्टमेंट किया तो आपकी नेट एसेट की पोजीशन नेट लायबिलिटी की पोजीशन होती है। नेट एसेट की पोजीशन क्या होता है और नेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या होता है, पता है क्या? Total asset minus total liability. ठीक है ना, मतलब नेगेटिव में चली गई है ये मेरी पोजीशन। एसेट माइनस लायबिलिटी है तो रिजल्ट किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए आपका? Positive. ये तो नेट एसेट की पोजीशन हो गई। और अगर एसेट माइनस लायबिलिटी का रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए तो ये हमारी नेट लायबिलिटी की पोजीशन आ जाती है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे पास 110 रुपए के एसेट थे, ठीक है, और 109 रुपए के लायबिलिटी थी, तो 1 रुपए नेट एसेट की पोजीशन आ रही है। ठीक है भाई, फर्क 1 रुपए का ही है। नाउ अब अगर कोई एरर हुई रिकॉर्डिंग के अंदर, कहीं पर भी कोई गलती हुई है जिसके करेक्शन के बाद पोजीशन ये पहुंच गई है, तो नेगेटिव का 2 आ गया ना, मतलब मेरी पोजीशन नेट लायबिलिटी में चली गई। यस और नो? तो इवन मतलब 2 रुपए से भी फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आ रहा है नहीं आ रहा फर्क? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो इवन मतलब अगर ऐसा है कि भाई अगर मिस स्टेटमेंट इनका एडजस्टमेंट करने के बाद नेट एसेट की पोजीशन अगर नेट लायबिलिटी में कन्वर्ट होती है, तो चाहे भी वो ट्रांजेक्शन मटेरियल था या नहीं था, बट इसको बाय नेचर हम लोग मटेरियल करेंगे। ठीक है। ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स, सैलरीज, बेनिफिट, पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स, ये भी बाय नेचर हमारे लिए मटेरियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। Disclosure in the financial statement relating to possible future legal claims or going concern issues. For example, cold influencer users decision may be purely narrative in the case of numerical calculation is not relevant.
तो फ्यूचर लीगल को लेकर के कोई क्लेम है या गोइंग कंसर्न इशू को लेकर के ये ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि टैबली अमाउंट इनका रिलेवेंट ही हुआ, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका कि डिस्क्लोजर किया जाना जरूरी होता है। तो आपका अमाउंट टैबली कम का है या ज्यादा का है, बट इन सभी केसेस को हम लोग क्या मानते हैं, मटीरियल मानते हैं। आगे भाई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? आगे समझ में हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही सर्टेन एग्जांपल लिया है ना। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2013-14 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो 2013 में तो ये पोजीशन थी कंपनी की, और 2014 में ये पोजीशन थी। देखा है आप लोगों ने? ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा नहीं है, क्या है यहाँ पर? ये हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2013 का एंड ये है, 2014 का एंड ये है। ठीक है, अब रेवेन्यू हुआ 21,960। अच्छा, ये वैसे तो पीछे 3 जीरो और लगाएंगे, बट अभी इसको 21,960 ही कंसीडर कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो $21,960 का अगर मेरे को रेवेन्यू हुआ है, तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये मानते हो, अगर आप मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई कोई भी ट्रांजेक्शन मटीरियल है, कोई भी गलती मटीरियल है या नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इन्होंने बोला है कि भाई ये अगर रेवेन्यू बेस्ड आप मानोगे कि भाई हम रेवेन्यू बेस्ड मानेंगे, भाई रेवेन्यू का आधा % अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है तो वो मटीरियल ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन हम मटीरियल कंसीडर करेंगे। ये सिंपल सी बात है। आगे भी बात समझ में क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 21,960 रुपीज का मेरा रेवेन्यू है, तो आधा % कितना हो गया 21,960 का? 219.6 होगा, 1% हमारा, और इसका आधा 110 हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? यस सर। ये 110, तो कहने का मतलब $110 एट दी लोअर एंड, मतलब कम से कम $110 का ट्रांजेक्शन तो मेरे को जो है वो मटेरियल मानना ही पड़ेगा। मतलब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। जा सकता हूं मैं इससे नीचे? जा सकते हैं क्या, हाँ या ना? नो सर। नो सर। 110 की गलती को आपको मटेरियल मानना पड़ेगा। तो मान लो कि भाई कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ, कोई सेल्स रिकॉर्ड हुई, क्या रिकॉर्ड हुई भाई यहाँ पे? सेल्स। अब कोई सेल रिकॉर्ड हुई है, मान लो $1,010 की, $1,010 की कोई सेल रिकॉर्ड हुई। नाउ जब इनवॉइस देखा तो इनवॉइस में गलती पता चली कि भाई ये 1,010 जो है वो गलत रिकॉर्ड कर लिया गया, ये 1,010 नहीं है। ठीक है, ये मान लो क्या है, ये 1,110 लिखा है मैंने। क्या लिखा है ये मैंने यहाँ पर? 1,110 दिख रहा है ना, क्या लिखा है मैंने, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब मान लो कि भाई अकाउंटेंट से गलती हो गई और 1,110 की जगह एक्चुअली में इनवॉइस जो था, मतलब एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो 1,010 का हुआ था। तो आपने रिकॉर्ड कर लिए 1,110, और जबकि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कितना हुआ है भाई, $1,010 का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में? कितना डिफरेंस आ गया? $100 का डिफरेंस आ गया, यस और नो, हाँ या ना? आ गया, नहीं आ यस गया? सर। तो अभी हमने बोला कि भाई कम से कम 1/2% जो है अमाउंट को हम लोग मटेरियल कंसीडर करेंगे। अब ये 1/2% से ज्यादा है, ये कम है, यस और नो? कैसा है ये? 1/2% से ज्यादा है, कम है? कम है। कमी है ना। हमने बोला $110 का अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा एटलीस्ट, तो हम उसको मटेरियल कंसीडर करें। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो एरर है, ये इममटेरियल एरर है। कैसी एरर है ये? इसको हम इममटेरियल एरर मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं। हालांकि अगर मेरे को दिख रही गलती तो मैं उसको बताऊंगा कि गलती हुई है, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसको मैं रिलेवेंट कंसीडर करूंगा और मैं अपना ओपिनियन ही गलत ये दे दूं कि भाई इनकी गलती हुई है। आ गई भी बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? आया ना? यस सर।
आगे एग्जांपल समझे। अच्छा, इसी एग्जांपल को आगे और लेके आते हैं। ऐसे उन्होंने टोटल एसेट के बेसिस पे भी माना है, ऐसे उन्होंने पीबीटी के बेसिस पे भी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मटेरियलिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो देखो, ये आपकी इच्छा है कि आप रेवेन्यू बेस्ड करते हो मटेरियलिटी डिटरमाइन या टोटल एसेट, और हर देखो सब तरह के अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। अब वहां पे मेजर बिजनेस में उनके क्या ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि हमें मटेरियलिटी किसके बेसिस पर लेकर के चलनी है। तो ऐसे इन्होंने टोटल एसेट का भी क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही क्या है, सबका अपना अपना ये इन्होंने लोअर एंड निकाल लिया और फिर बाद में अपर एंड निकाल लिया। तो $110 से तो नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर ऊपर ही रह करके हम मटेरियलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। मटेरियलिटी इज नॉट नॉर्मली बेस्ड ऑन रेवेन्यू एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट नॉट बी मीनिंगफुल टू बेस। तो ये कह रहे हैं कि देखो, जनरली मटेरियलिटी रेवेन्यू बेस्ड नहीं होती है, except in circumstances when it would not be meaningful to base materiality on profit. तो इन्होंने कहा है कि जनरली हम लोग प्रॉफिट बेस्ड मटेरियलिटी निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं हम लोग? प्रॉफिट। आ गई बात समझ में? आया ना भाई? किसी भी बिजनेस का इन जनरल हम प्रॉफिट बेस ही निकालेंगे, मतलब ये देखेंगे भाई प्रॉफिट है उसका सर्टेन परसेंटेज हम लोग मटेरियलिटी डिटरमाइन कर लेंगे, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज बनता है। आ गई समझ में? आया ना? यस और नो? Yes, sir. नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट बेस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आप उनकी ऑडिट कर रहे हो तो प्रॉफिट बेस मटेरियलिटी डिटरमाइन करना ये जो है वो सही नहीं है। अब जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, अब वो तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही है। वो कर रही है क्या काम प्रॉफिट के लिए? वो तो काम ही नहीं कर रहे प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब वहां पे प्रॉफिट जो है वो कोई बहुत ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि जिसके बेसिस पर हम डिसीजन लें, क्योंकि वो प्रॉफिट जब के लिए काम नहीं कर रहे तो वो तो काम इसी तरीके से करते होंगे भी उनकी कॉस्ट कवर हो जाए, इसी के लिए करते होंगे ना काम वो तो। ये सो नो? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पढ़ा है आपने, ऐसी संस्थाएं जो कि पैसे के लिए प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं कर रही है। तो जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, मतलब हर हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, या कोई संस्था है जो पढ़ाने का काम करती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, तो वो, या फिर कोई आजकल देखा होगा कि भाई ऐसे गवर्नमेंट एडेड फंडेड जो है वो रेस्टोरेंट भी होते हैं जो बहुत सस्ते में खाना खिला देते हैं, 10, 15, 20 रुपए में। देखे आप लोगों ने? आया ना? Yes, sir. तो अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस की ऑडिट करोगे तो ये तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, तो आप मटेरियलिटी प्रॉफिट बेस्ड नहीं रख सकते। तो फिर ऐसे केसेस में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का के लिए मटेरियलिटी लेवल रेवेन्यू बेस्ड होगा। किस पे हम लोग निकालेंगे? फिर हम रेवेन्यू बेस करेंगे। अदरवाइज जो कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, जिनको प्रॉफिट्स हैं और अच्छे प्रॉफिट्स हैं, उनका हम प्रॉफिट बेस ही रखते हैं। आया समझ में? यस और नो? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी, उन्होंने रीजन भी दिया कि क्यों, क्योंकि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट बेस रख दोगे तो हमारा मटेरियलिटी लेवल बहुत गिर जाएगा। मान लो भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती, अगर मान लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ भी है, दैट इज इररिलेवेंट प्रॉफिट, और आप उसका मटेरियलिटी बेस निकाल रहे हो तो वो तो बहुत कम होगा ना, बहुत छोटा सा अमाउंट होगा। यस और नो? और अगर इतना छोटे अमाउंट पे जाकर के हम ऑडिट करेंगे तो हम ओवर ऑडिटिंग कर देंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके डीप में जाके ऑडिट कर रहे हैं जिसकी जरूरत हमको नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे रीजन दिया है। आ गई बेटा बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. where there is a small profit as this will result in over auditing of the financial statement। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ये जो इस कंपनी का एग्जांपल इन्होंने लिया, इन्होंने इसका मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन किया। कैसे किया? ये कह रहे हैं कि अगर $1,05,000 से ज्यादा का प्रॉफिट मटेरियल है to the statement of profit or loss, therefore preliminary materiality is like said lower। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर जो हमने निकाला 105, इससे कम का अमाउंट तो इमटेरियल है, लेकिन इससे ज्यादा का अमाउंट मटेरियल है बेटा। आगे बात समझ में? ये क्या कह रहे हैं? 105 रुपए और इससे ज्यादा का अमाउंट क्या है यहाँ पर? मटेरियल। टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो अगर 105 रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है तो हम उसको मटेरियल कंसीडर करेंगे। आगे भी बात समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो हमें जब शुरुआती ऑडिट करनी चाहिए, मतलब हम जब फर्स्ट टाइम ऑडिट करें क्लाइंट की, तो एटलीस्ट 0.5% ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमको मटेरियल कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, लोअर देन दिस, लेस देन, एक सेकेंड रुकना, मैंने ये उल्टा बोल दिया ना। मैं 105 रुपए तो इसका सॉरी अपर एंड है, क्या है 105 रुपए तो अपर एंड है। ठीक है, profit is material to the profit, therefore preliminary material is likely to be set lower than this amount, less than 52,000 is not material to profit। अच्छा, मैं एक बार वापस से समझा रहा हूँ, है ना। 5 to 10% ये हमारा प्रॉफिट के हिसाब से है। किसके हिसाब से? प्रॉफिट के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमाओ तो कम से कम 5 रुपए का जो अमाउंट है वो मटेरियल अमाउंट होता है। कितने का अमाउंट मटेरियल होता है भाई हमारा? 5 rupees। है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो मैं इसको वापस समझाऊँ, 105 मैंने उल्टा देख लिया था ना, तो मैं इसलिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 5 रुपए का प्रॉफिट जो है ये मटेरियल, बट एट अ लोअर एंड है। कैसा एंड है हमारा? लोअर, कम से कम 5 रुपए, इससे नीचे जाकर आप नहीं कर सकते काम। आपको कम से कम 5 रुपए का अमाउंट तो मटेरियल मानना ही पड़ेगा। बट अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं यार बिजनेस ऐसा है कि 5 रुपए का अमाउंट मटेरियल नहीं है, तो मैं 5 रुपए से ज्यादा का अमाउंट ले सकता हूँ मटेरियल। मैं 7 रुपए ले सकता हूँ, मैं 8 रुपए ले सकता हूँ। बट इन एनी केस मटीरियलिटी का अमाउंट 10 रुपए से ज्यादा नहीं जा सकता। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार 15 रुपए से कम का अमाउंट जो है वो इमटेरियल अमाउंट है। मैक्सिमम 10 रुपए तो जान लेना ही पड़ेगा। आगे बेटा बात समझ में आया ना? यस और नो? Yes, sir. तो मतलब अगर आप ऑडिटर हो तो 10 रुपए का ट्रांजेक्शन तो आपको मटेरियल मानना ही पड़ेगा। 10% ऑफ प्रॉफिट का तो आपको मानना ही पड़ेगा, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ गई बेटा बात यहाँ पे? जैसे आया ना, ये मेरी अपर लिमिट है। मैं इससे ऊपर जाकर के जो है वो मटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकता। मैं 10 रुपए से ऊपर जाके मटेरियलिटी जो भी है 10 रुपए से नीचे नीचे डिटरमाइन करूंगा, और 5 रुपए से कम जाने की जरूरत नहीं। ये आ गया समझ में क्लियरली? अच्छे से बात को बताना मेरे आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको भूल जाओ। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 15 रुपए का ट्रांजेक्शन मटेरियल है या नहीं है? या 15 रुपए का प्रॉफिट मटेरियल है या नहीं है? Sir, material है। मटेरियल। Yes sir, material। 11 रुपए का ट्रांजेक्शन मटेरियल है या नहीं है? Yes, sir. वो भी मटेरियल है। ठीक है, ये अल्टीमेटली वजह से ये समझाना हो कुछ। लेकिन अब क्या 4 रुपए का ट्रांजेक्शन मटेरियल होगा? No No, sir। तो ये 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मोर देन 1,05,000, तो यहाँ पर जो इन्होंने जो प्रॉफिट जो हुए कंपनी को, उसका 10% जो है वो 105 है। 10% 105 है, और 5% जो है वो कितना है इनका? 52,000 है। कितना है यहाँ पर? 52 है। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर तो मोर देन 105 profit is material to the statement of P&L, therefore preliminary materiality is likely to be set lower than this amount। अब देखो preliminary materiality का मतलब क्या होता है? आप किसी की पहली बार ऑडिट करो और आप किसी की दूसरी बार ऑडिट करो, दोनों में फर्क होगा, होगा नहीं होगा? यस और नो? हाँ या ना? yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं किसी की क्लाइंट की दूसरी बार ऑडिट कर रहा हूँ तो फिर गलतियां मिलने की संभावनाएं कम होंगी। सी बात है ना, मैंने उसकी पहले भी ऑडिट करी तो मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है, काफी कुछ सुधार मैंने करा है। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट की पहली बार ऑडिट कर रहा हूँ, दैट इज प्रिलिमिनरी, पहली बार, फर्स्ट टाइम, इनिशियली, तो ऐसे केस में क्या मुझे अपर लिमिट डिसाइड करनी चाहिए मटेरियलिटी की, या लोअर लिमिट डिसाइड करनी चाहिए? कैसी लिमिट डिसाइड करनी चाहिए ये बताओ। अगर मैं अपने क्लाइंट की पहली बार ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे
कम अमाउंट पे मटेरियलिटी डिसाइड डिटरमाइन करनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट पे डिटरमाइन करनी चाहिए, ये बताओ। लोअर। लोअर पे करनी चाहिए। सबको बात समझ में आ रही है? किस पे करेंगे हम यहाँ पे मटेरियलिटी डिटरमाइन? लोअर। लोअर लिमिट। क्योंकि देखो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क को रिड्यूस करना है, तो मैं चाहूंगा कि यार हम कम अमाउंट पे मटेरियलिटी करें ताकि ऑडिट ज्यादा कर पाएंगे, है ना। क्योंकि फिर देखो ट्रांजेक्शन की अगर वैल्यू कम ले लेंगे तो सैम्पलिंग का साइज बड़ा होगा, सैम्पलिंग का साइज बड़ा होगा तो फिर डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब आप प्रिलिमिनरी आप डिटरमाइन करो, प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी जब आप डिटरमाइन करो या पहली बार जब ऑडिट करो, तो आपको मिनिमम साइड पे जाकर के, लोअर साइड पे जाकर के क्या करनी चाहिए, मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी चाहिए। लेस देन 52,000 इज नॉट मटेरियल, तो 52,000 से नीचे का या 52 से नीचे का तो नहीं करेंगे। सो प्रिलिमिनरी इस अमाउंट से कम हमको क्या नहीं करना चाहिए, इस अमाउंट से कम हमको जो है वो मटेरियलिटी नीचे जाके डिटरमाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन 105 से कम होनी चाहिए। 105 तो ऊपर है। अब अगर दूसरी बार मैं ऑडिट करूं तो मैं 105 रख सकता हूं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट करूं तो 52 से लेकर के 105 के बीच में मुझे क्या करना चाहिए, अमाउंट डिटरमाइन करना चाहिए। ये लोगों ने समझाने की कोशिश करी। आया बेटा समझ में एग्जाम्पल यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। A suitable preliminary materiality level is most likely to be the one that lies within the overlap of ranges calculated for profit and total asset. अब इन्होंने दो फैक्टर साथ में कंसीडर किए, इन्होंने प्रॉफिट भी कंसीडर किया है और दूसरा फैक्टर इन्होंने क्या कंसीडर किया है, इन्होंने टोटल एसेट्स कंसीडर किए। क्या कंसीडर किए भाई यहाँ पे? टोटल एसेट। प्रॉफिट तो अभी हम देख के आए, प्रॉफिट कितना था, लोअर साइड पे था 52 और हायर साइड पे था 105। यस और नो? यस सर। ठीक है। और टोटल एसेट इन्होंने जो लिया वो हमारा लोअर साइड पे था 97 और हायर साइड पे था 194, दैट इज 97 और 190। अब इन्होंने दो चीजों को कंसीडर किया है, ठीक है, दोनों को साथ में कंसीडर किया है। प्रॉफिट के हिसाब से तो ये बहुत कम पहुंच गया, टोटल एसेट्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। A suitable preliminary materiality level is most likely to be the one that lies within the overlap of ranges calculated for profit and total assets। ठीक है। अब ये कहते हैं कि हमारा टोटल एसेट का 1%, किसका 1%? टोटल एसेट का 1% जो कि 97 है, वो हमारा 9% प्रॉफिट के बराबर है। किसके बराबर है यहाँ पर? 9% प्रॉफिट के बराबर है। समझ में आ रही है बात मेरी? यहाँ पे ये कह रहे हैं आपका 1% जो टोटल एसेट का है वो आपके प्रॉफिट का 9% के बराबर आ रहा है। यस और नो? आया ना? यस सर। ठीक है, ये यहाँ पर ही कह रहे हैं। तो भाई दोनों में बहुत फर्क हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट का तो मेरा 1% है अमाउंट यहाँ पे, और जो मेरा टोटल एसेट का लोअर साइड है वो मेरे प्रॉफिट के 9% के बराबर है। तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना ये तो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। As this is at the lower end of the asset range, this would be relatively prudent measure of materiality resulting in higher level of audit work. 105 represent 1.1% of total asset. Preliminary materiality could be set at this end of the range if this was a recurring audit. However, as this is the first year auditing, this client materiality is likely to be lower. तो ये इनका कहने का मतलब है कि भाई किसी भी कंडीशन में अगर आप देखो दूसरी बार ऑडिट कर रहे हो पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो दोनों में फर्क है केस में। दूसरी बार वाले ऑडिट में हम टोटल एसेट के 97 से जाकर के ऊपर मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर मैं पहली बार ऑडिट कर रहा हूँ बेटा, कब ऑडिट कर रहा हूं मैं? अगर मैं पहली बार ऑडिट करूंगा तो मेरा जो मटेरियलिटी लेवल है वो 52 से 97 के बीच में होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। क्योंकि जितना कम रखोगे उतना ज्यादा ऑडिट करना पड़ेगा और जितना बढ़ा दोगे उतना ऑडिट आपको कम करना पड़ेगा। ये इन लोगों ने यहाँ पर समझाया है। आगे भी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जब आप ऑडिट करोगे तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं सेकंड टाइम ऑडिट कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो तो हमें
लोअर साइड पे जाकर के जो है वो मटेरियलिटी की रेंज डिफाइन करनी चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. all these factors into consideration a suitable range for, अब हमारी suitable range जो है वो क्या आती है, वो 97 to 105 के बीच में आती है। मतलब इसके बीच में हम अपनी मटेरियलिटी लेवल जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आया भाई यहाँ पे? यस और नो? यहाँ तक Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ये हमारा मटेरियलिटी टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है ना, ठीक है? यह हमारा मटेरियलिटी टॉपिक यहाँ पर जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों को कल नहीं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एक मटेरियलिटी होती है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है। अब दोनों में फर्क क्या है वो हम आगे वाली क्लास में। ये अच्छे से समझ में आया मटेरियलिटी आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मटेरियलिटी है क्या? मटेरियलिटी का मतलब है कि भाई ऐसा अमाउंट, ठीक है, या ऐसा ओमिशन ऑफ अमाउंट जिससे क्या इफेक्ट हो, हमारे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अगर उस अमाउंट से अफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियलिटी कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. चलिए ठीक है, इसको फिर आज यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। आया एग्जांपल अच्छे से समझ में? Yes, sir. इसको एक बार घर पे कर सॉल्व, मतलब पढ़ के और सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो फिर मुझे बताना, ठीक है भाई? Yes, sir. चलो बाय, गुड नाइट।